जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हम इसको लेके चल रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में दोस्तों समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। समानांतर सरकार को भी हमने देखा था दोस्तों, और जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो कुछ फैक्ट रह गए थे वह सब दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। आज हम सब दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो आजाद हिंद फौज का जो दोस्तों इन्होंने गठन किया था उस आजाद हिंद फौज के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। देखने वाले हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस से क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपसे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि आप सबको दोस्तों क्या होगा समय पर रिवाइज करने में आसानी रहेगा। बाकी दोस्तों जो लोग अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें, एक क्रम से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को क्या कर पाए, को रिलेट कर पाएं और चीज़ों को अच्छे से इंटरलिंक कर पाएं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसको हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, आप सबको पूरी कंप्लीट पढ़ाई जा रही है। जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपका मॉडर्न इंडिया लगभग खत्म भी होने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद तक पहुंच गए हैं दोस्तों। हम इसको देखने वाले हैं कि इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपसे बनने की संभावना रहेगी। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की और आज़ाद हिंद फौज के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप सबसे पहले यही जान लीजिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, क्योंकि इससे भी दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सब जानते हैं दोस्तों इनके ही डेट पे क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए। देखिए सो अगर हम बात करें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि की यानी इनका जन्म कब हुआ था तो आप सब जानते हैं दोस्तों 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह जानना आपके लिए कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था दोस्तों, यानी 1897 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और जन्म के साथ साथ दोस्तों ईयर और डेट भी आप याद रखेंगे दोस्तों 23 जनवरी, क्योंकि दोस्तों इस 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे दोस्तों 23 जनवरी को ही दोस्तों क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे 1897 में हुआ था यानी 1897 में हुआ था। और इन दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो जन्म हुआ था वह कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है, तो वह पड़ता है दोस्तों उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है। तो आप याद रखेंगे दोनों के दोनों ही डेट दोस्तों यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। ये जो दोनों फैक्ट दिए गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म दोस्तों हुआ था 1897 में 23 जनवरी को हुआ था दोस्तों। और हुआ कहाँ था दोस्तों, वह कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है। आप जानते हो उड़ीसा राज्य जो है दोस्तों उसी के अंतर्गत कटक पड़ता है। तो या दोनों दोस्तों क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस जी से पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों उस समय ग्रेजुएट भी थे, यानी उनके पास एक स्नातक की उपाधि थी। या ग्रेजुएट का हुआ था दोस्तों 1919 में हुए थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुए थे। तो आप यह भी दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों कैसे थे, स्नातक की उपाधि इनके पास थी, मतलब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर रखा था। तो आप यह भी फैक्ट याद रखेंगे। और यह कब ग्रेजुएट हुए दोस्तों, 1919 में हुए थे, यानी 1919 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो गए थे, ग्रेजुएट हो गए थे। और कहां से हुए थे दोस्तों, फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, ग्रेजुएट हुए भी थे। तो आप ये दोनों के दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं दोस्तों वो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्योंकि दोस्तों वह आज के समय में आप देखते हैं ना जो IAS की तैयारी होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी होती है, उस समय दोस्तों उस परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया था। लेकिन उस समय क्या बोला जाता है दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज उसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ दिया भी है कि इन्होंने दोस्तों 1920 में यानी 1920 में क्या किया था, भारतीय नागरिक सेवा को उत्तीर्ण किया था यानी पास किया था। यही जो दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा है इसी को आज क्या बोला जाता है,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस बोला जाता है। जो आज के समय में आप आईएएस की तैयारी करते हैं यानी सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों आईएएस के थ्रू आप क्या बनते हैं, डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं यानी कलेक्टर बनते हैं। और आपको जो पढ़ाया भी जा रहा है दोस्तों, यही सब देख के आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये सब अभी भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस समय दोस्तों इसको बोला जाता था आईसीएस बोला जाता है। जो भारत आज के जो आईएएस है दोस्तों, उसको उस समय आईसीएस बोला जाता है। आईसीएस का मतलब होता है दोस्तों इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब भारतीय नागरिक सेवा। और आज के समय में इसी को दोस्तों क्या बोल जाता है, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। उस समय इसको आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा बोला जाता था, और आज के समय में इसको दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा बोला जाता था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, 1920 में दोस्तों इस एग्जाम को पास कर लिया था। जबकि आज के समय में देख रहे हैं दोस्तों, आज के समय में लोग इस एग्जाम को तैयारी करने में कितने लगभग 10-10 लाख दोस्तों इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करते रहते हैं। और आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं खुद भी इसी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, मैं भी खुद भी इसी का एस्पिरेंट्स रहा हूं। तो सब आप सब समझ सकते हैं दोस्तों कि आईएएस का कितना क्रेज हमारे देश में आज भी है, और उस समय भी दोस्तों कितना क्रेज इसका था। तो आप इतना फैक्ट याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों 1920 में क्या किया था, आईएएस यानी आईसीएस की परीक्षा को पास कर लिया था। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों, यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 2 बार यह कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे दोस्तों। एक बार 1938 में बने थे, एक बार दोस्तों 1939 में बने थे। तो अभी आप याद रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, 2 बार बने थे। एक बार बने थे दोस्तों 1938 में बने थे यानी 1938 में बने थे, और एक बार दोस्तों उसी के 1 साल बाद फिर यह दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कब चुने जाते हैं, 1939 में चुने जाते हैं यानी 1939 में चुने जाते हैं। तो दोनों के दोनों ही आप याद रखेंगे दोस्तों। एक था दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, एक था त्रिपुरी। हरिपुरा कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। त्रिपुरी कहां पड़ता है दोस्तों, वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप यहां याद रखेंगे दोस्तों, यह फैक्ट यहां पे नहीं दिया गया है, तो आप इसको ऐड ऑन कर लेंगे अपने नोट्स में कि 1938 में भी यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में यानी 1939 में बने थे। 1938 में दोस्तों यह कहां बने थे, हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में दोस्तों यह त्रिपुरी, त्रिपुरी कहां पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो त्रिपुरी में दोस्तों यह मतलब जो स्थान था वहां पर दोस्तों यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप ये दोनों के दोनों इफेक्ट दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। और आप दोस्तों यह भी याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कब किया था दोस्तों, तो वह किया था 1939 में यानी 1939 में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्वेश्चन है पूछा भी गया है कई बार कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया किसने किया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कब किया था, वह किया था दोस्तों 1939 में किया था यानी 1939 में क्या किया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था दोस्तों। तो आप यह भी फैक्ट अच्छे से याद रखें। और हम देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। तो आपने देखा दोस्तों, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कब किया था, 1939 में किया था। और इन्होंने दोस्तों आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी दोस्तों, तो वह संभाली थी दोस्तों 1943 में। यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आजाद हिंद फौज की कमान इन्होंने कब संभाली थी, तो संभाली थी दोस्तों 1943 में यानी 1943 में। इसी को दोस्तों बोला जाता INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो आजाद हिंद फौज है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी। तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे दोस्तों कि आजाद हिंद फौज और INA क्या है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर INA नहीं दिया गया है, यहां पर लिखा गया सिर्फ आजाद हिंद फौज। तो दोस्तों इसी आजाद हिंद फौज को ही दोस्तों INA भी बोला जाता था यानी इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता दोस्तों। और इसकी कमान दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कब संभाला था, तो इसकी कमान दोस्तों इन्होंने 1943 में इसकी कमान को संभाला था यानी 1943 में। तो आप समझ गए होंगे इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब होता है आजाद हिंद फौज। इनको देखिए दोस्तों, इनको कुछ उपाधि मिली थी सुभाष चंद्र बोस जी को। देखिए इनको एक तो उपाधि मिली थी नेताजी की, एक उपाधि मिली थी दोस्तों इनको देशनायक की, और एक उपाधि इनको मिली थी देशभक्तों का देशभक्त। तो आप सब जानते हैं दोस्तों इनको, आप इस उपाधि को तो आप सब जानते होंगे कि नेताजी किसको बोला जाता है। तो देखिए नेताजी उपाधि किसकी थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की थी नेताजी उपाधि। तो यह तो दोस्तों सबको पता बोला जाता है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आप 26 जनवरी और
1947 जो 15 अगस्त का दिन होता है दोस्तों, आप देखे होंगे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का अवसर पे क्या होता है, स्कूलों में नारे लगाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। तो दोस्तों नेताजी किसको बोला जाता है, वह सुभाष चंद्र बोस को ही बोला जाता है। और इनकी एक उपाधि थी दोस्तों, देश नायक की उपाधि। अब यह क्वेश्चन इसमें यह इंपॉर्टेंट कि इनको देश नायक की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, तो देश नायक की उपाधि दिया था इनको दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दिया था। तो आप यह भी याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश नायक किसकी उपाधि है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों देश नायक उपाधि किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जी की है। और यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दिया था दोस्तों, तो यह उपाधि देने वाले दोस्तों कौन थे, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और एक उपाधि इनकी और दोस्तों, और इनको क्या बोला जाता है, इनको दोस्तों देशभक्तों का देशभक्त भी बोला जाता है। यह उपाधि किसने दिया था दोस्तों, यह उपाधि दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि देशभक्तों का देशभक्त किसकी उपाधि है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों देशभक्तों का देशभक्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों देशभक्तों का देशभक्त उपाधि किसकी है, तो यह दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है। यह उपाधि इनको किसने दिया था दोस्तों, तो यह उपाधि देने वाले दोस्तों कौन थे, वह थे महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। तो आप याद रखेंगे इनकी एक उपाधि क्या थी, वह थी देशभक्तों का देशभक्त भी इनकी एक उपाधि थी। और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, इनका नारा बहुत फेमस, आप सब जानते हैं दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह दोस्तों कई सारी फिल्मों में यह नारा भी यूज हुआ दोस्तों, और यह स्कूलों में आपसे दोस्तों देखा गया होगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के स्कूल अवसर पर दोस्तों जब कोई नाटक होता है हमारे स्कूलों में, जब आप भी अभी दोस्तों आप सब तो निकल ही चुके होंगे, सब आप सब ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन की प्रोसेस में होंगे, आप सब देखे होंगे दोस्तों बचपन में खूब नारा लगवाया जाता ना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा पूछा जाता है दोस्तों किसका है, तो यह नारा दोस्तों किसने दिया था, तो यह भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो बेसिक फैक्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, इन्होंने कब ग्रेजुएट किया, इन्होंने आईसीएस कब पास किया, आईएनए से कब जुड़े, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, इनको नेताजी देश नायक देशभक्तों का देशभक्त उपाधि किसने किसने दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी दोस्तों कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे दोस्तों आप चाहे रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी दोस्तों जिसको आरओ और आरओ बोला जाता है यानी सहायक समीक्षा अधिकारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेट की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, यानी टीचिंग से रिलेटेड भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जहां पर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं दोस्तों हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। आपको यहां दोस्तों कुछ फालतू का नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए काम है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप सब दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहें और बहुत ध्यान से चीजों को नोट डाउन भी करते चलें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इनको कौन कौन से सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, हमने इसको क्लियर कर दिया ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। अब एक फैक्ट और रह जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, देखिए वह क्या दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने क्या किया था, सिंगापुर में दोस्तों स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। यह क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों से क्या हो जाती है, इसमें गलती हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पढ़े तो होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों रिवाइज नहीं किए होते और प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों सिंगापुर में, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करने वाले कौन थे दोस्तों, वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। और कहां पर किया था दोस्तों, सिंगापुर में किया था। और डेट भी आप याद रखेंगे दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों 1943 में यानी 1943 में दोस्तों 21 अक्टूबर को। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, डेट और ईयर दोनों याद रखेंगे, यानी 1943 21 अक्टूबर को क्या हुआ था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां पर दोस्तों, सिंगापुर में। आप याद रखेंगे दोस्तों यहां किसकी बात हो रही है, सिंगापुर की बात हो रही है। सिंगापुर में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, स्वतंत्र भारत की
अस्थाई सरकार का गठन किया था दोस्तों। इसी को आजाद हिंद सरकार बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है? अभी हमने आपको दोस्तों पहले वीडियो में ही बताया है कि आईएनए को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? आजाद हिंद फौज बोला जाता है, यानी इंडियन नेशनल आर्मी। तो आईएनए को ही आजाद हिंद फौज बोला जाता है। तो दोस्तों इन्होंने ही गठन किया था, तो इसलिए दोस्तों इसको आजाद हिंद सरकार भी बोला दिया जाता है। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको यह फैक्ट में गलती नहीं होगी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था दोस्तों, या आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, तो वह करने वाले कौन थे दोस्तों? वह थे सुभाष चंद्र बोस जी। और कहां पर किया था दोस्तों इन्होंने इस सरकार का गठन? तो यह किया था दोस्तों इन्होंने सिंगापुर में किया था। और डेट क्या है दोस्तों? 1943 में 21 अक्टूबर को, यानी 1943 में। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था उसकी वास्तविक रूपरेखा क्या थी। यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है दोस्तों, इसी इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की मतलब वास्तविक रूपरेखा क्या थी, मतलब दोस्तों कि इसका कैसे कैसे निर्माण हुआ और कैसे कैसे दोस्तों यह मतलब अलग अलग रूप में दोस्तों इसने अपना काम किया। तो आप इसको देख लीजिए, आजाद हिंद फौज के गठन से संबंधित जो वास्तविक रूपरेखा है कि उससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप एक फैक्ट याद रखिए। देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, यानी इसी आईएनए की यहां बात हो रहा है दोस्तों, आईएनए, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की, तो व्यवहारिक रूप से यह क्या था दोस्तों? सैन्य इकाई के रूप में अगर हम देखें दोस्तों, इसने अपना प्रारंभ कब किया था? तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों इसके गठन में कि इसने अपना प्रारंभ कब किया और इसकी औपचारिक घोषणा कब हुई, तो देखिए प्रारंभ दोस्तों इसने किया था मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है? सितंबर 1942 में होती है। देखिए आप इसको इस रूप में समझिए। देखिए मैं इसको साधारण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर आप बात की जाए दोस्तों इस इंडियन नेशनल आर्मी की, यानी आजाद हिंद फौज की, तो देखिए क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो आजाद हिंद फौज था यानी इंडियन नेशनल आर्मी था दोस्तों, इसने व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में काम करना कब स्टार्ट किया? यानी जो आजाद हिंद फौज था दोस्तों, इसने अपने सैन्य इकाई के रूप में काम करना कब प्रारंभ किया, अर्थात इसका मतलब यह हुआ दोस्तों इस आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन कैसे हुआ। तो देखिए इसका जो प्रारंभ होता है दोस्तों वह मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कर दिया जाता है। एक व्यक्ति थे दोस्तों मोहन सिंह, तो कैप्टन मोहन सिंह ने ही दोस्तों मार्च अप्रैल 1942 में, यानी मार्च और अप्रैल के महीना मतलब वही मार्च का एंडिंग चल रहा था, अप्रैल का स्टार्टिंग आने वाला था, इसलिए दोस्तों बोल दिया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ में 1942 की डेट। आप ईयर तो अच्छे याद रखें कि घटना कब हो रही, सब 1942 की घटना है, यानी 1942 की घटना है। तो मार्च अप्रैल 1942 में क्या होता दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों इसके गठन का प्रारंभ कर दिया था। मतलब दोस्तों उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि हम आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे, बस इसकी औपचारिक घोषणा रह गई थी दोस्तों। तो इसकी औपचारिक घोषणा कब कर दी जाती है? सितंबर 1942 में। औपचारिक घोषणा का मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन कब मिलता है? वह मिलता है सितंबर 1942 को। आप सब देख रहे हैं दोस्तों, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है, आप सब जानते हैं दोस्तों। तो ये आप सब इनको अच्छे से पहचानते भी, अगर नहीं पहचानते हो तो दोस्तों तो कम से कम पहचानना सीख लीजिएगा। तो आप ये दोस्तों उम्मीद है आपको यह पता चल गया हो कि आईएनए का गठन कब प्रारंभ हुआ था। मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी सितंबर 1942 के आसपास दोस्तों इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाती। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे कैसे कैसे यह आईएनए का रूप आगे बढ़ता गया। तो देखिए अब हम बात करते थे दोस्तों, आपने देखा ना कि सितंबर 1942 में इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई कि हाँ आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया गया है, और मार्च अप्रैल में इसको प्रारंभ कर दिया था। बीच में दोस्तों आता है जो जून का महीना, जून 1942 के आसपास क्या होता है दोस्तों, बैंकॉक में एक सम्मेलन होता है। आप सब जानते हैं दोस्तों बैंकॉक कहां पर है, जो नहीं जानते होंगे आप समय के हिसाब से जान जाएंगे कि बैंकॉक कहाँ है। आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ कि बैंकॉक कहाँ है, तो आप सब जानते होंगे। तो देखिए जून 1942 में क्या होता है दोस्तों, बैंकॉक सम्मेलन होता है। उस बैंकॉक सम्मेलन में एक प्रस्ताव आया था, और प्रस्ताव में क्या आया था दोस्तों, एक तो काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति की दोस्तों क्या की गई थी, गठन करने का प्रस्ताव आता है। तो आप दोस्तों इसको इस हिसाब से समझिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, जून 1942 में यानी जून 1942 में दोस्तों क्या होता है, बैंकॉक में एक सम्मेलन किया जाता है। उस सम्मेलन में दोस्तों एक प्रस्ताव रखा जाता है। किसके गठन का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों, काउंसिल ऑफ एक्शन, यानी काउंसिल ऑफ एक्शन और दोस्तों प्रतिनिधि समिति के गठन का दोस्तों क्या रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है। और इसको दोस्तों क्या क्या दायित्व दिया जाता है, यानी क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए इसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य दोस्तों क्या करना था,
समन्वय तथा अधीक्षण करना था। तो देखिए उस समय दोस्तों एक थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एक थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और एक थी दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी, यही है नहीं दोस्तों, यही INA यानी आज़ाद हिंद फौज दोस्तों। तो यह जो दोस्तों काउंसिल ऑफ एक्शन था और प्रतिनिधित्व समिति को दोस्तों क्या दिया गया, इसी की जिम्मेदारी दी गई थी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पहले से थी दोस्तों और जो अभी इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ है, इसके मध्य क्या किया जाए दोस्तों, समन्वय किया जाए यानी अधीक्षण किया जाए, कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए। मतलब दोस्तों इसके दोस्तों एक सम्मेलन किया जाए कि मतलब हाँ हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि हर एक संस्था का दोस्तों उस समय क्या था, हर एक संस्था का उद्देश्य क्या था कि भारत को आजाद करना, यानी अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजाद कराना था। तो उस समय दोस्तों आप सब जानते हैं अलग अलग व्यक्ति जो उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो लोग अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किए थे, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता था। जैसे आज के समय में दोस्तों आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पढ़ाई करने का सोर्स अलग है। जैसे कोई इतिहास की बुक आजकल सब जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में लगभग लाखों लोगों की पब्लिकेशन की बुकें आ रही है और सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो सबका टारगेट लेकिन एक ही होता है, सबको एटलीस्ट अपने एग्जाम के हिसाब से सिलेक्ट होना होता है। तो सबका उद्देश्य एक ही है, बस रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो यही चीज दोस्तों उस समय भी हो रहा था। उस समय भी दोस्तों क्या होता था, अंग्रेजों से हर भारतीय आजाद होना चाहता था, तो हर व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने अपने तरीके से आजादी के लिए काम कर रहा था। मतलब रास्ते सबके अलग थे लेकिन उद्देश्य सबका एक था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को क्या किया जाए दोस्तों, भारत से खदेड़ा जाए, ताकि यहां पर क्या हो दोस्तों, हमारे ही लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से शासन किया जाए, ताकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके। तो उसी समय दोस्तों क्या हुआ था, एक थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो अभी दोस्तों अपने मतलब आजादी के लिए काम कर रही थी, और नया नया दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कर दिया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो यही हुआ दोस्तों कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब दो संस्थाएं आपस में जुड़ेंगी ना तो उसकी मजबूती आएगी। जैसे मान लीजिए अभी आप अकेले हो, अगर आपको कोई 2-3 लोग धमकी दे रहे हो तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई एक अच्छा दोस्त हो तो थोड़ी आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मतलब मेरे पास मेरा एक दोस्त भी है। तो हम मतलब अगर आप 2 लोग हो जाएंगे तो 2 लोगों के अंदर क्या हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी, मतलब तो आप सामने वाले को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी और इंडियन नेशनल आर्मी थी। तो सोचा यह गया कि अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो दोनों बहुत ही अच्छे रूप से, मतलब और ज्यादा उत्साह और ज्यादा एनर्जी से क्या करेंगे दोस्तों, अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस रूप के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो INA का गठन कैसे हुआ था और इसकी वास्तविक रूपरेखा कैसे हमारे सामने आती है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों और क्या क्वेश्चन आपसे आजाद हिंद फौज से पूछा जा सकता है, यानी इंडियन नेशनल आर्मी से और क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व कब ग्रहण किया। तो यह दोस्तों अभी आपको पढ़ाया जा चुका है 4 जुलाई 1943 को। तो आप ये डेट बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहां देखिए इधर जितने भी डेट आने वाले हैं, एक एक डेट एक एक ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों डेट का फेरबदल कर दिया जाता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप बैकेयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो एक एक डेट के फेरबदल से दोस्तों आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जबकि आपने पढ़ा होता है। या दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो आप इसको गौर कीजिएगा, इसको नोटिस करिएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप बैकेयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, या किसी मार्केट से टेस्ट सीरीज ले आइए, प्रैक्टिसर ले आइए, आप खुद देखेंगे दोस्तों आपकी पढ़े हुई चीजें गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीजें जो इग्नोर से दोस्तों हमें सिलेक्शन से बहुत दूर लेके चली जाती हैं। क्योंकि दोस्तों गलतियां आप वहां कर देते हैं जहां अगला सही किया है, तो आप तो ऐसे ही रेस से बाहर हैं। आपको तो गलतियां वहां करिए ना, गलतियां देखिए, गलतियां भी करते हैं इंसान की, गलतियां भी मानी जाती है, लेकिन आप गलतियां वहां करिए जहां सब गलत करके आ रहे हैं। मतलब आपको मालूम है कि 99% बच्चे यानी 95% बच्चे तुक्का मारने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप तुक्का मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां आपको यह मालूम है कि 90% बच्चे क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, उसको आप गलत करके आएंगे, तो आप तो रेस से ऐसे ही बाहर है ना। तो इसलिए दोस्तों यहां जितने भी डेट बताया जा रहा है इसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। एक एक डेट और एक एक ईयर यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। हुआ क्या था दोस्तों, देखिए 4 जुलाई 1943, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1943 4 जुलाई को दोस्तों क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ग्रहण कर लिया था। तो यह डेट आप अच्छे से उम्मीद है कि अब कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। 1943 में 4 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का दोस्तों क्या किया था, नेतृत्व ग्रहण कर लिया था। मतलब दोस्तों उन्होंने कहा कि आज के बाद क्या होगा, 4 जुलाई 1943 उन्होंने ऐसा कहा कि आज से मैं इस संस्था को गवर्न करूंगा, इंडियन नेशनल आर्मी हमारे हिसाब से काम करेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर लिया था, उसका नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता लाल किला मुकदमा,
इस लाल किला मुकदमा से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए कि लाल किला मुकदमा से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट आप देख लीजिए, वह फैक्ट क्या है देखिए, वह क्या था देखिए, सुविधा के लिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया ना, इसी को द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है और इसे हिंदी में आजाद हिंद फौज का नाम दिया जाता है। देखिए अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ये सर द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, अभी तो आपने बताया था इंडियन नेशनल आर्मी, अब सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी क्या हो गया। तो देखिए आप इसको इस तरह से समझिए, आपको अभी बताया गया दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कब किया था, मार्च 1942 के आसपास उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था और सितंबर 1942 में दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का दोस्तों क्या किया था, ऑफिशियल घोषणा कर दिया था। लेकिन अभी आपने देखा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व कब ग्रहण किया था, 4 जुलाई 1943 को। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 4 जुलाई 1943 से पहले मतलब 3 जुलाई 1943 तक आप याद रखिएगा, 4 जुलाई 1943 से पहले अगर हम देखें दोस्तों 3 जुलाई 1943 तक दोस्तों क्या होता है। देखिए आप इस डेट में गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 4 जुलाई 1943 आप एक डेट याद रख लीजिए, इससे जस्ट पहले मतलब एक दिन पहले ही आप याद रख लीजिए 3 जुलाई। तो 3 जुलाई 1943 तक दोस्तों इसको क्या बोला जाता था, इंडियन नेशनल आर्मी ही बोला जाता था, यानी फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन जैसे ही दोस्तों 4 जुलाई 1943 को दोस्तों आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र ने ले लिया दोस्तों, तब से इसको बोला जाने लगा द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी। यानी 4 जुलाई 1943 दोस्तों इसी आईएनए का कुछ बदला नहीं, बस नेतृत्व दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रहण करने के बाद ही दोस्तों इसको क्या बोल दिया जाता है, द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी यानी सेकंड आईएनए। क्योंकि इससे पहले क्या था, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में था और कैप्टन मोहन सिंह के बाद जैसे ही दोस्तों 4 जुलाई 1943 को नेताजी ने इसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया, उसी दिन से दोस्तों इसको क्या बोल दिया जाता है, द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी, और दोस्तों इसी को ही आजाद हिंद फौज कहा जाता है। तो ये चीजें तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि आजाद हिंद फौज किसको कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी कैसे, उनके बारे में आपको बेसिक परिचय, आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, और इसी आजाद हिंद फौज का दोस्तों गठन कैसे हुआ था, इसकी वास्तविक रूपरेखा क्या थी, तो यह भी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे, आप क्या करते रहेंगे दोस्तों, आप अपने हिसाब से आपको जो भी बुक सुटेबल लगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम का नेचर अलग होता है, वो आप सब भली बात समझते हैं, तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करिए, कोई भी बुक ले लीजिएगा, या तो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं आप यही बुक ले लीजिए, नहीं तो अगर आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ वीडियो देखते हुए तो कोई जरूरी नहीं है फिर आप इस बुक को लीजिए। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी बुक आपको सुटेबल लगे, मतलब जिससे लगे कि आपके एग्जाम में इससे काम बन सकता है, इससे आपका सिलेक्शन हो जा सकता है, तो आप उस बुक को भी साथ साथ पढ़ते रहिए। आप केवल वीडियो पे दोस्तों डिपेंडेंट न मत रहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा हूं, यहां प्रॉफिट गेन वाला और लॉस प्रॉफिट वाला इशू नहीं चल रहा। मैं आपको दोस्तों यही बताना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड करने यहां आया हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है या कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि केवल वीडियो से आप देख के सोचिए कि एग्जाम निकाल लेंगे, तो आप केवल वीडियो से देख के एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए दोस्तों आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करेंगे, आपको जो सुटेबल लगे आप बुक रख लीजिए, बाकी आप चीजों को दोस्तों वीडियो को 2-3 बार देखते रहेंगे तब आप चीजों को समझ पाएंगे। जब आप बुक से भी पढ़ेंगे वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से दोस्तों चीजों को आप इंटरलिंक कर पाएंगे और चीजें देख पाएंगे कि आपसे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज आपको यहीं तक बताया गया है। दोस्तों आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, तो हमने आपको जहां पे छोड़ रखा है लाल किला मुकदमा से दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आज पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे बस चलते चलते एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके भाई बहन रिलेटिव में जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो शेयर कर देंगे क्योंकि दोस्तों इससे उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहेगा दोस्तों, और यह भी हमारे लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सब वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।